नमस्कार दोस्तों, क्रांति 24 में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको ये समझाएंगे कि किसी भी देश की समुद्री सीमा किस प्रकार से तय होती है और किस प्रकार से वह समुद्री जल के संसाधनों का विदोहन कर सकता है और किस प्रकार से वह अपने क्षेत्र को तय कर सकता है कि कहाँ तक उसका समुद्री क्षेत्र है। तो भाइयों, यह जो अधिकार जो दिए गए किसी भी देश को, वह अधिकार कब दिए गए, किसके द्वारा दिए गए, तो वो अधिकार जो दिए गए वो समुद्री कानून था, जिसे हम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी 1982 कहते हैं, जो कि 1994 में लागू हुआ था। इस कानून के तहत किसी भी देश को समुद्री जल पर अधिकार प्राप्त होते हैं। कहाँ तक प्राप्त होते हैं, कितने नॉटिकल मील तक प्राप्त होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें, और ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है सभी कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस कानून के तहत जो सीमा निर्धारित की गई समुद्री जल की, उसमें सबसे पहली जो बात है वो है आधार रेखा की। यानी किसी भी देश की, आप देख सकते हैं यह तटीय भारत है और यहाँ पर जो है तीनों तरफ समुद्र है, और भारत की जो समुद्री सीमा निर्धारित करने के लिए सबसे पहले हमें एक आधार रेखा खींचनी होगी। जब आधार रेखा कहाँ से खींचते हैं और किस प्रकार से आधार रेखा खींची जाती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह भारत की तटीय सीमा है और यहाँ ये भारत का मुख्य भूभाग है, जो कि कुछ प्रकार से जिग-जैग टाइप का है, टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन उसे सीधा मानने के लिए एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है, जिसे हम आधार रेखा के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि इस आधार रेखा के अंदर का जो जल है उसे हम आंतरिक जल के नाम से जानते हैं। यह सबसे पहली सीमा होती है किसी भी देश की। यानी यह जो सीमा है, इस पर सभी प्रकार के अधिकार किसी भी देश को होते हैं। यहाँ पर जो संसाधन है उनका विदोहन कर सकता है कोई भी देश। यहाँ पर जो किसी भी प्रकार की दृष्टि से देखा जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से या मछली पकड़ने की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, या किसी भी प्रकार का कोई भी द्वीप मिले यहाँ पर या कुछ भी हो, वो सारे ऐसे के सारे अधिकार यहाँ पर भारत को प्राप्त हैं, या किसी भी देश को जिसकी भी आधार रेखा के अंदर का जो जल होगा उससे वहाँ सारे अधिकार प्राप्त होंगे। तो भाइयों, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आधार रेखा के अंदर का जो जल है, ऐसे आंतरिक जल हम कहते हैं, इस पर पूर्णतः अधिकार भारत को प्राप्त है। या जिस भी देश के बारे में हम बात करेंगे तो उस देश को आधार रेखा के अंदर जो जल होगा उसमें सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त होंगे। और इसके बाद हम दूसरे नंबर की अगर बात करें तो दूसरे नंबर की बात जो होती है वो होती है 12 नॉटिकल मील। यानी अगर हम यहाँ से हम बात करें कि भारत की समुद्री सीमा कहाँ से प्रारंभ होती है, तो भारत की समुद्री सीमा को यहाँ से शुरू किया जाएगा, आधार रेखा से प्रारंभ माना जाएगा, और आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को हम सीमावर्ती सागर क्षेत्र कहते हैं। अब भाइयों, सीमावर्ती सागर क्षेत्र क्या होता है, क्या इसके अधिकार हैं किसी भी देश को? तो सीमावर्ती सागर क्षेत्र जो है, इसमें एक प्रकार से ये जो क्षेत्र था आधार रेखा के अंदर का, उसमें निर्दोष गमन अलाउ नहीं था। यानी किसी भी देश का कोई भी जहाज या कोई भी यात्री इसमें गलती से भी नहीं आ सकता है। भारत इसमें सैन्य कार्रवाई कर सकता है। यहाँ पर इस प्रकार के जो नियम थे वो आंतरिक जल में नियम थे। लेकिन अगर हम बात करें सीमावर्ती सागर क्षेत्र की, तो सीमावर्ती सागर क्षेत्र पर भारत का एकाधिकार परंतु निर्दोष गमन की अनुमति। यानी किसी भी देश का जहाज अगर गलती से इस क्षेत्र में आ जाता है तो वहाँ पर सैन्य कार्रवाई करने से पहले उससे पूछा जाएगा कि आपका कारण क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। अगर यहाँ पर भारत की सेना को लगता है कि उसका उद्देश्य सही है, किसी प्रकार की गलत गतिविधि में नहीं है, तो यहाँ पर उसको छोड़ दिया जाएगा, उस पर सैन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी कि यहाँ पर निर्दोष गमन की अनुमति है, निर्दोष गमन की अनुमति है सीमावर्ती सागर क्षेत्र में, जो कि आधार रेखा से और 12 नॉटिकल मील तक की दूरी तक का होता है। तो भाइयों, पहले हमने बात की आंतरिक जल की, जहाँ पर सभी प्रकार के अधिकार जितने भी है यहाँ पर अधिकार होते हैं, यहाँ 4-5 नंबर तक जो भी अधिकार है वो सारे अधिकार आंतरिक जल में हमें प्राप्त है। और अगर बात करें आधार रेखा के बाद का जो क्षेत्र है 12 नॉटिकल मील का, उसे हम सीमावर्ती सागर क्षेत्र कहते हैं। तो इस सीमावर्ती सागर क्षेत्र में निर्दोष गमन की अनुमति है। यानी किसी भी देश का जहाज अगर
बिना अनुमति के भी आ जाता है तो उस पर कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी, पहले उसकी जांच पड़ताल की जाएगी, उसके बाद ही उसको छोड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पर आने पर उस जहाज को या उस जहाज के देश को सीमा शुल्क देना होगा। यानी इस क्षेत्र पर आने पर भारत सीमा शुल्क वसूलेगा किसी भी देश के जहाज से या किसी भी देश के यात्री से, अगर इस क्षेत्र में कोई जहाज या कोई यात्री आ जाता है तो। यानी कि यहाँ पर 12 नॉटिकल तक हो गया आपका सीमावर्ती सागर क्षेत्र, जिसमें निर्दोष गमन की अनुमति तो है लेकिन सीमा शुल्क यहाँ पर देना होगा। इसके साथ ही साथ यहाँ इतना जो क्षेत्र है इसका केवल समुद्री क्षेत्र ही नहीं है, इसके ऊपर का जो वायु क्षेत्र भी होगा उसमें भी अगर किसी प्रकार का कोई वायुयान गुजरता है तो उसे भी वहाँ पर सीमा शुल्क देना होगा। यानी कि 12 नॉटिकल मील तक चाहे वायु यात्रा हो या फिर जल यात्रा हो, उन्हें किसी हर प्रकार से सीमा शुल्क देना होगा। ये पूरे अधिकार किसी भी देश को होते हैं 12 नॉटिकल मील तक, जिसे हम कहते हैं सीमावर्ती सागर क्षेत्र। तो भाइयों, पहला हो गया आपका आंतरिक जल, यानी संपूर्ण संप्रभुत्व किसी भी देश को प्राप्त होता है। उसके बाद उसके बाद का जो क्षेत्र है वो है सीमावर्ती सागर क्षेत्र। यहाँ पर केवल एक छूट दे दी जाती है कि निर्दोष गमन की अनुमति होती है, यानी गलती से कोई जहाज आ जाए तो उस पर हमला नहीं किया जाएगा, पहले उसकी स्थिति जानी जाएगी, उसके बाद ही कुछ कार्रवाई की जाएगी। और सीमा शुल्क यहाँ पर किसी भी देश को देना होगा, यानी सीमा शुल्क का अधिकारी भारत या कोई भी देश 12 नॉटिकल मील से प्रारंभ हो जाता है। और हवाई क्षेत्र से भी अगर कोई जहाज निकलता है तो वहाँ पर भी सीमा शुल्क देना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे क्षेत्र की। तो तीसरा जो क्षेत्र होता है वो आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का होता है, यानी ये आधार रेखा है यहाँ से, और 24 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र होगा उसे हम संलग्न सागर क्षेत्र कहते हैं। अब भाई, उस संलग्न सागर क्षेत्र में किस प्रकार के अधिकार किसी भी देश को प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वित्तीय अधिकार यानी सीमा शुल्क के अधिकार प्राप्त हैं। यहाँ पर भी सीमा शुल्क, अगर इस क्षेत्र में भी किसी देश का जहाज आ जाता है तो उसे सीमा शुल्क देना होगा। और यहाँ के जो भी मछली पकड़ना है या किसी भी प्रकार का जो अगर कोई द्वीप मिलता है तो वो भी भारत में ही माना जाएगा। और यहाँ के संसाधनों का विदोहन करने का भी अधिकार होता है। यानी कि जो अधिकार आपको 3 क्षेत्र में प्राप्त हैं वो ऑटोमेटिकली 2 क्षेत्र में तो प्राप्त हो ही जाएंगे। तो इसी प्रकार से जो 4 क्षेत्र में प्राप्त हैं वो आपको तीसरे क्षेत्र में यानी संलग्न सागर क्षेत्र में ऑटोमेटिक प्राप्त हो ही जाएंगे। तो यानी आपका जो तीसरा जो क्षेत्र है जो आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का होता है, उसमें आपको मछली पकड़ने का अधिकार, और किसी भी तेल का कुआं अगर कोई मिलता है, गैस का कुआं मिलता है तो उस पर भी भारत अपना अधिकार बता सकता है। और क्या आर्थिक गतिविधि के जो अधिकार होते हैं वो आपको इस क्षेत्र में वित्तीय अधिकार है, यानी सीमा शुल्क के अधिकार इस क्षेत्र में आपको प्राप्त है। यानी 24 नॉटिकल मील से ही आपका सीमा शुल्क प्रारंभ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो वायु वाले जो क्षेत्र में सीमा शुल्क की बात होती है अगर है तो वह सिर्फ 12 नॉटिकल मील तक ही है। लेकिन अगर समुद्री सीमा में अगर प्रवेश कोई जहाज किसी प्रकार से करता है तो वह 24 नॉटिकल मील से प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं भाइयों आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र, जिसे हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। अब अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी आधार रेखा से और 200 नॉटिकल मील का क्षेत्र होता है। यहाँ पर भारत को किसी भी प्रकार के वित्तीय अधिकार प्राप्त नहीं है, यानी कि वह किसी भी प्रकार से कोई शुल्क नहीं ले सकता है, चाहे किसी भी देश का जहाज आए या किसी भी देश का यात्री वहाँ से निकले। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई शुल्क भारत नहीं लेगा। यहाँ पर आर्थिक क्षेत्र है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसका नाम ही आर्थिक क्षेत्र, यानी संपूर्ण आर्थिक अधिकार भारत को प्राप्त है 24 आधार रेखा से और 200 नॉटिकल मील तक। यहाँ पर मछली पकड़ सकता है, तेल या गैस का कुआं अगर मिले तो वो भी भारत के अधिकार में ही आएगा, और नए द्वीप का निर्माण भी यहाँ पर कर सकता है। ये अधिकार भारत को 200 नॉटिकल मील तक प्राप्त है आधार रेखा से। तो भाइयों, ये जो भारत के अधिकार हैं वो सभी देशों पर लागू होते हैं। सभी देशों की सीमा इसी प्रकार से निर्धारित होगी। आप आंतरिक जल, उसके बाद सीमावर्ती सागर क्षेत्र, उसके बाद संलग्न सागर क्षेत्र, उसके बाद अनन्य आर्थिक क्षेत्र, और आखिर में जो क्षेत्र आता है उसे हम कहते हैं उच्च सागर। यहाँ पर किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं होता है, कोई भी आ जा सकता है, किसी प्रकार
से किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं है, जिसे हम हाई सी भी कहते हैं, उच्च सागर। तो भाइयों, इस प्रकार के जो 5 क्षेत्र हैं उन्हें समुद्री सीमा निर्धारण के लिए बनाया गया था। और मैं आशा करता हूं कि आपको लगभग समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर यहाँ पर आप देखते हैं कि श्रीलंका जो है, तो श्रीलंका और भारत के जो क्षेत्र हैं वो कुछ क्षेत्र किस प्रकार से तय होंगे, आपको यह शायद डाउट हो रहा होगा कि श्रीलंका के जो इस प्रकार के जो 5 क्षेत्र हैं वो किस प्रकार से निर्धारित होंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो आर्थिक अनन्य क्षेत्र में ही श्रीलंका पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आर्थिक अनन्य क्षेत्र है वो श्रीलंका और भारत दोनों शेयर करते हैं, जिसमें कई बार विवाद भी रहता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी भी सीमा निर्धारित होगी 5 श्रीलंका की और भारत की तो है ही। तो कुछ क्षेत्रों को बांट दिया जाता है एक सीमा के बाद कि इतने क्षेत्र से आपका है, उतना क्षेत्र आपका है। तो जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है 200 नॉटिकल मील का भारत का आधार रेखा से, उस क्षेत्र में श्रीलंका भी हिस्सेदार है। आर्थिक गतिविधि के लिए श्रीलंका को भी अधिकार प्राप्त है और भारत को भी अधिकार प्राप्त है, क्योंकि श्रीलंका के भी तो यहाँ पर 5 क्षेत्र निर्धारित होंगे। तो वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र श्रीलंका और भारत दोनों एक साथ शेयर करते हैं। भाइयों, इसके बाद हम बात करते हैं आपके डाउट को दूर करने के लिए, आपके हर प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए, कि यह आप पर भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो आपको समझाने के लिए हम स्पष्ट यहाँ पर कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भारत के जो 5 क्षेत्र यहाँ पर बनाए गए आधार रेखा से, उसी प्रकार से यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी 5 क्षेत्र निर्धारित होंगे। यानी किसी भी द्वीप से भी अगर कोई द्वीप मिल जाता है तो उस द्वीप से हमें यह लाभ होता है कि वहाँ से उसकी आधार रेखा से हमें 5 ये क्षेत्र हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। यानी इस प्रकार से आधार रेखा, उसके बाद सीमावर्ती सागर क्षेत्र, फिर संलग्न सागर क्षेत्र और उसके बाद अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये 5 जो क्षेत्र है, उसके बाद हाई सी। तो ये 5 क्षेत्र यहाँ से भी निर्धारित होते हैं उसी दूरी में, उसी क्रम में। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह से भी हमें कुछ हद तक समुद्र का हिस्सा प्राप्त हो जाता है, जिसमें हम आर्थिक गतिविधि और वित्तीय अधिकार प्राप्त करते हैं। यह लाभ होता है द्वीप होने से। यानी अगर इस क्षेत्र में भी कोई नया द्वीप हम कृत्रिम द्वीप निर्माण कर लेते हैं 200 नॉटिकल मील तक, और या हमें कोई द्वीप मिल जाता है, तो उस स्थिति से, उस बिंदु से हमें यही 5 क्षेत्र की सीमा प्राप्त हो जाएगी और हमारी जो सीमा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र की जो सीमा है वह और अधिक बढ़ जाएगी। यह लाभ होता है किसी भी द्वीप होने से। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई, मैं आशा करता हूँ। सबसे पहले 5 क्षेत्र, उसके बाद मैंने बताया कि किसी भी देश, यानी श्रीलंका का है तो श्रीलंका के कभी कभी कुछ क्षेत्र आपस में शेयर करने पड़ते हैं। तो अनन्य आर्थिक जो क्षेत्र है वह भारत और श्रीलंका एक साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर आर्थिक गतिविधियों के लिए श्रीलंका और भारत दोनों को अधिकार प्राप्त है। इसके बाद जो बात करें हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे इसी प्रकार से 5 क्षेत्र निर्धारित होंगे और उन 5 क्षेत्रों पर यह कहा जाए 4 क्षेत्रों पर अनन्य आर्थिक क्षेत्र, 5वें पर तो किसी का अधिकार नहीं होता। तो 4 क्षेत्रों पर भारत के अधिकार उसी क्रम में प्राप्त हैं जहाँ पर यहाँ आधार रेखा से प्राप्त है। तो भाइयों, ये मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी देश की समुद्री सीमा किस प्रकार से निर्धारित होती है और किस प्रकार से उसे अधिकार प्राप्त होते हैं। यहाँ पर मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि सबसे पहले मुझे यह बताना होता कि एक नॉटिकल मील क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर सारी जो कहानी है वो नॉटिकल मील पर ही निर्धारित थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। यानी एक नॉटिकल मील की जो दूरी होगी वह 1.852 किलोमीटर की दूरी के बराबर होगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसका आप वीडियो को बार बार पॉज करके समझ सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स बना के भी लिखा हुआ है जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। और एक लास्ट में ये 2 मिनट में आपको पूरा वीडियो में बहुत ही जल्दी रिवीजन के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, कृपया ध्यान दें। तो भाइयों, किसी भी देश की सीमा जो समुद्री सीमा होती है वो आधार रेखा से प्रारंभ होती है और आधार रेखा से जो पहले का जल होता है वो आंतरिक जल कहलाता है, जहाँ पर संपूर्ण संप्रभुत्व प्राप्त होता है किसी भी देश को। सभी प्रकार के अधिकार आपको
आंतरिक जल में प्राप्त होते हैं। उसके बाद बात आती है दूसरे नंबर की, जिसे हम सीमावर्ती सागर क्षेत्र कहते हैं, जहां पर हमें वित्तीय अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। हम किसी भी देश के जहाज से सीमा शुल्क वसूल सकते हैं और यहाँ पर निर्दोष गमन की अनुमति भी है। अगर कोई जहाज गलती से भी आ जाए तो उस पर सैन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी, उससे पहले स्थिति का पता लगाया जाएगा और उसे छोड़ा भी जा सकता है। लेकिन अगर आंतरिक जल में किसी प्रकार का कोई जहाज अन्य देश का आ जाता है तो वहाँ पर निर्दोष गमन की अनुमति बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ आप बिल्कुल याद रखिए। और अगर 12 नॉटिकल मील यानी सीमावर्ती सागर क्षेत्र में अगर आ जाता है तो वहाँ पर निर्दोष गमन की अनुमति है और सारे अधिकार प्राप्त हैं जो आपको बाकी के 3 और 4 में प्राप्त हैं, वो सारे अधिकार आपको 2 नंबर में भी प्राप्त है। इसके बाद बात करते हैं 24 नॉटिकल मील की। तो 24 नॉटिकल मील को संलग्न सागर क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर भी वित्तीय अधिकार प्राप्त है, लेकिन केवल समुद्री सीमा के लिए वायु अगर कोई यान गुजरता है तो वहाँ पर नहीं। यहाँ पर समुद्री जहाज कोई आता है किसी भी देश का तो वहाँ पर हम सीमा शुल्क उससे ले सकते हैं। और किसी भी प्रकार के संसाधन हो, मछली पकड़ना हो या तेल का कुआं हो, तेल या गैस के कोई भंडार प्राप्त हो, तो उन सभी पर अधिकार भारत को प्राप्त है। इस क्षेत्र में भी, इस क्षेत्र में भी और इस क्षेत्र में भी, तीनों क्षेत्रों में इस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। कोई भी गैस का कुआं हो, मछली पकड़ने का अधिकार हो और या कोई ऐसे संसाधन मिले या कोई नया द्वीप बनाना हो तो वो आपको इस क्षेत्र में भी प्राप्त है, इस क्षेत्र में भी प्राप्त है और यहाँ तक कि आपको इस क्षेत्र में भी ये अधिकार प्राप्त हैं। यहाँ पर केवल आर्थिक अधिकार रह जाते हैं, यानी सीमा शुल्क इस क्षेत्र में आप वसूल नहीं कर सकते हैं। 200 नॉटिकल मील में केवल आपको मछली पकड़ने का अधिकार है। कोई गैस या कोई तेल का स्रोत वहाँ पर मिलता है तो उस पर अधिकार आप बता सकते हैं अपना। और यहाँ पर कोई नए द्वीप का निर्माण भी करने का अधिकार होता है, यहाँ तक 200 नॉटिकल मील का। तो और उच्च सागर जो होता है वहाँ पर किसी प्रकार का किसी देश को कोई अधिकार नहीं होता है, जिसे हम हाई सी के नाम से भी जानते हैं। ये 4 प्रमुख हैं, 5वीं में कोई विशेष बात नहीं है। तो भाइयों, मैं आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें पूरी समझ में आ गई होंगी। वीडियो को पॉज करके आराम से आप देखिए कि किस प्रकार से समुद्री सीमा निर्धारित की जाती है, किस प्रकार के अधिकार होते हैं। मैं इसी प्रकार के वीडियो आपको लाता रहूँगा और समझाता रहूँगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मुझे और अधिक मेहनत करने के लिए मौका मिले और मैं आपको इस तरीके से सारी चीज़ें समझा सकूँ। धन्यवाद।